तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। तो देखो बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है। हम देख रहे थे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों क्या क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि जो लास्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, हमने देखा था सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। ये तीनों इकोनॉमी हम लास्ट क्लास में पहले ही क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। आज जो हम आएंगे, आज हम पढ़ेंगे गोल्स के बारे में। गोल्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा। गोल्स एक तरह से जो आपका लक्ष्य होता है, जो आपका उद्देश्य होता है, ठीक है, उसको हम गोल्स कहते हैं। और जैसा कि चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, तो प्लान्स और गोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो देखो, हर एक कंट्री को, जो जिसको भी कंट्री को ग्रो करना होता है, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं होता, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता जिसके पास कोई लाइफ में मकसद नहीं होता, गोल नहीं होता। एक भिखारी से लेके एक मुकेश अंबानी तक सबके पास कुछ ना कुछ अपने लाइफ में गोल है। बिना गोल के कोई भी आदमी लाइफ में आगे बढ़ता नहीं है। यहां तक बात क्लियर है मेरे को, आपको सबको। तो बच्चों समझने की कोशिश करो, हमारा कंट्री 1947 के बाद डेवलप हो रहा था, और हमारे कंट्री के भी बहुत सारे गोल्स और एस्पिरेशंस थे, जिनके बदौलत उनको इस कंट्री में क्या करना था, सर्वाइव करना था। बात समझ में आ रही है? मतलब इस पूरे वर्ल्ड में, सॉरी, सर्वाइव करना था। क्योंकि आपको मैं अगर बात बताऊं, 1945 से लेकर 1955 के आसपास अराउंड 100 प्लस कंट्रीज आजाद हुई हैं। बहुत सारी कंट्री उसी टाइम इंडिपेंडेंट हुई है कि जब से 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, तो उसने बाकी बड़ी कंट्रीज को क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंट्रीज को बोला कि आप सबको क्या करना पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज को धीरे धीरे करके आपको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब हुआ क्या, ध्यान समझने की कोशिश करो। बट आप तब भी देखो, 1945 से 1955 के बीच में एक इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री की तरह इमर्ज हुआ, और आज आप देखते हो कि इंडिया एक वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। तो उसके पीछे बहुत सारे हमारे गोल्स थे जो हमने प्लान आउट किए, और जो आज हमारे को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुए, जो आज हमारे को एक बहुत बड़ा कंट्री बनने में हेल्प किए। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब गोल दो प्रकार के होते हैं, आप भी एज एन इंडिविजुअल गोल लेते हो, कोई आप प्लान बनाते हो, तो दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। अब बच्चों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या डिफरेंस है, सीधी सी बात समझाता हूं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो आपको करंट टाइम के लिए लेने हैं। करंट टाइम के लिए मतलब, जैसे मान लो आपका इंटरनल एग्जाम है, आपका मान लो पीटी एग्जाम है, तो जो पीटी एग्जाम है या फिर आपका एफए ऐसे जो भी होते हैं, वो जो स्कूल वाले जो एग्जाम्स होते हैं, वो आपका होता है क्या गोल, शॉर्ट टर्म गोल। 2 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट वो भी है आपके लिए, बट वो शॉर्ट टर्म गोल है, वो शॉर्ट लिव्ड गोल है, मतलब एक बार उसको अचीव कर लिया तो फिलहाल के लिए उससे मुक्ति। बात समझ आई? लॉन्ग टर्म गोल मतलब क्या होता है, जैसे आप सोचो कि आपको सीए बनना है, ठीक है, या आपको एक बिजनेस खोलना है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। आप बड़ा सोचो, जो फ्यूचर के लिए सोचो, वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। जो बड़े लेवल के लिए सोचो, जिसमें बड़े एस्पिरेशंस होते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल है। और शॉर्ट टर्म गोल जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अभी अभी के लिए, मतलब जो रियल टाइम पे जो जरूरत होती है, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल। बात समझ में आई? शॉर्ट टर्म गोल की एक अवधि होती है, एक सीमा होती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या बोला मैंने बच्चों? शॉर्ट टर्म गोल्स की एक ड्यूरेशन होता है, उस टाइम तक आपका ही शॉर्ट टर्म गोल चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो एग्जाम्स है स्कूल के, वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको स्कूल के एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक बिजनेस खोला, तो बिजनेस को ग्रो करने का कोई गोल नहीं है। क्या अंबानी के पास कोई शॉर्ट टर्म गोल है? नहीं। उसको अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसका वो लॉन्ग टर्म गोल ही होगा। तो लॉन्ग टर्म गोल कभी खत्म नहीं होता, ये बात समझने की कोशिश करना। चाहे आपका कंट्री फर्स्ट पे रहे या लास्ट पे रहे, लॉन्ग टर्म गोल कभी भी खत्म नहीं होता। वह शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है बच्चों, अपडेट होते हैं। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म गोल टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। वेयर लॉन्ग टर्म गोल बिल्कुल भी अपडेट नहीं होते, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते रहते हैं, आपकी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये दो टाइप के गोल्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक है लॉन्ग टर्म गोल्स और एक शॉर्ट टर्म गोल्स। बात समझ में आ रही है? तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं आपके पास, वो ये 5 गोल्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स। मैंने बताया था 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं। आप आने वाले 5 सालों की प्लानिंग पहले से ही कर लो। अब आपको पता है, जैसे मान लो अब कोरोना वायरस आ गया, और आपको पता है कि आगे आने वाले 5 सालों में इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने वाला है। तो आपका ये इन फर्स्ट 5 ईयर्स का जो आने वाले, जो अपकमिंग 5 ईयर्स का जो प्लान होगा, वो क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना।
बात समझ में आ रही है बच्चों मेरी क्या कहना चाह रहा हूं? तो 5 ईयर प्लान जो है वो एक तरह से शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्योंकि 5 साल बाद अगर हमने इकोनॉमी अचीव कर ली थोड़ी बहुत, या हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया, तो आप समझ सकते हो फिर हमारा ये गोल फिलहाल के लिए खत्म हो जाएगा। फिर क्या पता एनवायरमेंट हमारा नया गोल हो जाए, या क्या पता हंगर हमारे लिए नया गोल हो जाए कि लोगों को खाना अवेलेबल हो। तो समझने की कोशिश करना शॉर्ट टर्म गोल्स में कौन से गोल्स आएंगे जो हम 5 ईयर प्लान में डिस्कस करते हैं, बात समझ आई। और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो परमानेंट गोल्स हैं, ये 5 परमानेंट गोल्स हैं। आपका कंट्री चाहे इंडिया जवाहरलाल नेहरू के टाइम का है या नरेंद्र मोदी के टाइम तक का है, इन पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, और आगे आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी आएगा, ये 5 बड़े गोल हैं, इनके बिना कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती, और ये लॉन्ग टर्म गोल है। बात समझ में आ रही है? ये लॉन्ग टर्म गोल कौन कौन से हैं? नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या है? कंट्री के पास कंट्री की जो ग्रोथ है, जो नेशनल इनकम है, वो टाइम टू टाइम बढ़नी ही चाहिए। आपको पता है हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि 2024 तक हमारी इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाए, $5 ट्रिलियन, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं जीडीपी ग्रोथ हो, हर आदमी चाहता है जीडीपी ग्रोथ हो। कौन चाहता है कि हमारे कंट्री में पैसा ना आए? तो जीडीपी ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा, कंट्री के लिए। तो ये एक टाइप का लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग पीरियड गोल है। इसके लिए ऐसे थोड़ी ना कि आज आपने जैसे मान लो खाना इकट्ठा करना, क्या आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है? लॉन्ग टर्म गोल है बच्चों। चाहे आप अमीर से अमीर बन जाओ या गरीब से गरीब रह जाओ, आपको खाना तो रोज के रोज आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल है, इनके बिना आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। सेम एक कंट्री के लिए जो सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म गोल है वो जीडीपी ग्रोथ। कंट्री में पैसा कंटिन्यूसली आना चाहिए, कंट्री में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, कि कंट्री में जिस दिन पैसे की कमी होगी कंट्री वहीं कोलैप्स कर जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी के मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया था जीडीपी और वेलफेयर का रिलेशन कैसा है, कि जरूरी नहीं कि आपकी अगर जीडीपी ज्यादा है तो वेलफेयरिज्म भी अच्छा होगा, याद करो। तो वो वाला पॉइंट याद कर लो, दिमाग में भी आगे आने वाला है वो। यहां तक बात क्लियर है? पहले तो पहली बात तो पैसा तो होना चाहिए। देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग चीज है, पहले पैसा तो आना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, नियरी बात समझ में। हमने जीडीपी और वेलफेयर के बीच में हमने एक डिफरेंसेस किए थे, याद किए आपने? हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, याद करो। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हो। बट समझने की कोशिश करो, पहले पैसा तो आए तभी तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहला पॉइंट तो क्या है? कंट्री में पैसे की कभी कमी ना हो। जीडीपी मस्ट बी ग्रोइंग इन नेचर। कभी भी जीडीपी गिरनी नेचर गिर रही है तो हमें उसको ओवरकम करना, उसको उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या बच्चों? कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, उनके पास रोजगार की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा काम करते रहने चाहिए। क्योंकि कंट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो कंट्री कैसे जीडीपी को अचीव करेगी? ग्रोथ जीडीपी की, बड़ी लेवल की जीडीपी कभी अचीव नहीं कर सकते विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लगातार सबको मिलते रहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का कभी भी डेफिसिट नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? एम्प्लॉयमेंट की कभी भी कंट्री में कमी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? उसके लिए कंट्री ने अलग अलग पॉलिसीज बना रखे, आपको पता होगा। मनरेगा चलती है, आपने सुना होगा, ठीक है? नरेगा या मनरेगा आपने सुना होगा, ठीक है? तो इस नरेगा या मनरेगा में क्या होता है कि 100 दिन के लिए गारंटी आपको आपके घर में से एक आदमी को क्या मिलता है? काम मिलता है, ठीक है? जो आपका जो लेबर वाला वर्क मिलता है वो मिलता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती हैं बच्चों, जिससे क्या है हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होता रहे, ठीक है? क्योंकि कंट्री का जीडीपी ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी एम्प्लॉयमेंट से। जिस कंट्री में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होगा वो कंट्री ऑब्वियसली पैसा कमाएगी। यार सीधी सी बात है, जिस घर के लोग काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस घर में पैसा ज्यादा आएगा। आपके घर में अगर मान लो 5 सदस्य और 5 के 5 मान लो क्या है काम पे जाते हैं, तो उनके घर पे पैसा ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है आपके घर पे। वेरस दूसरा घर है वहां पे एक ही आदमी जाता, तो अगर हम दोनों में सेम रीजंस रखें तो एक वाले में थोड़ा कम पैसा आएगा। तो सीधी सी बात है जीडीपी ग्रोथ का और एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए, मतलब हमारी अगर जीडीपी ग्रोथ में हमेशा इंक्रीमेंट चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी फुल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बच्चे इस वर्ड को थोड़ा सा गड़बड़ में ले लेते हैं, ठीक है? बच्चे इसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये बिल्कुल गलत वर्ड है, ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा है बच्चों? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में फर्क क्या मैं समझाता हूं।
देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो सोशलिस्ट आइडिया है। सोशलिस्ट आइडिया का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, जैसे सरकार के पास मान लो 100 रुपए हैं तो उन्होंने सब बच्चों को 10-10 रुपए बांट दिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात समझने की कोशिश करो, मैं दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है? एक बात समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मान लो 5 काम करने, 5 टास्क करने, मतलब मम्मी के 5 बच्चे, मान लो एक घर पे एक मम्मी है, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है? और मम्मी को 5 काम करवाने, 5 काम का मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मान लो झाड़ू लगवाना है, पोछा लगवाना है, सब्जियां मंगवानी है, और स्कूटर रिपेयर करना है, और पेड़ों में पानी डालना है। ये 5 काम करवाने 5 किड से। अब देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? देखो कोई काम बड़ा हो सकता है, कोई काम छोटा हो सकता है, ये बात आप जानते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई काम छोटा हो सकता है, कोई काम बड़ा हो सकता है, ठीक है? हर एक काम की बराबर वैल्यू नहीं होगी। या फिर इसको हम थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल से ले लेते हैं, मान लो एक कंट्री में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम करता है और एक फार्मर भी काम करता है, ठीक है? स्किल कहां पे ज्यादा लगती है आपको पता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्किल ज्यादा लगती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्किल ज्यादा लगती है। तो मान लो इसको साल भर में, मान लो इसको साल भर के, मान लेते हैं एग्जाम्पल 10 लाख रुपए मिलते हैं साल के, और फार्मर को साल के कितने मिलते हैं? 1 लाख रुपए मिलते हैं। ये है इंडिया की हालत। अब यहां जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ये अनइक्विटेबल है। अनइक्विटेबल मतलब फार्मिंग वाले में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले में जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, मतलब 9 लाख का डिफरेंस है। दोनों बराबर टाइम ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं। ये भी 8 घंटे के आसपास अपनी ड्यूटी देते हैं, ये भी 8 से 10 घंटे टाइम की ड्यूटी देते हैं अपनी, है ना, एक दिन में। बट ये 10 लाख कमा रहे हैं, ये 1 लाख कमा रहे हैं। तो ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब काम में ऐसा होना चाहिए, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये 10 लाख मिल रहे हैं इसको, तो इसको भी कम से कम 7 से 8 लाख तो मिलने ही चाहिए। मतलब इनके बीच का डिफरेंसेस कम हो। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा डिफरेंसेस नहीं हो, डिफरेंसेस कम हो। अगर डिफरेंसेस ही नहीं हुए तो बिल गेट्स और फार्मर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? डिफरेंसेस हो बट कम हो। बात समझ में आ रही है? हमारे इंडिया में क्या डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है? ये डिफरेंसेस जब कम होंगे तब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और फार्मर को भी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है? एक पेपर बांटने वाले को भी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गलत माइंडसेट है, क्योंकि फिर तो लोग आराम वाले काम पे ज्यादा जाएंगे, आराम वाले काम पे ज्यादा जाएंगे। बात समझ आ रही है मेरे को? कि पेपर बांटना क्या है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पेपर बांट दो, 2 घंटे में काम कंप्लीट, पैसे तो तब भी 10 लाख मिल रहे हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से तो क्या होगा, सब कोई भी भारी काम करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सब काम के लिए कितना पैसा मिलेगा? बराबर पैसा मिलेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है, बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों बच्चों? क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होगा। हाँ, जो स्किलफुल काम होगा उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, बट इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इक्विटेबल में क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंसेस कम से कम होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? कम से कम होना चाहिए। इक्वल भी होगा तो बुरा नहीं है, बट कम से कम होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कंट्री में, क्योंकि हमने बताया था जीडीपी और वेलफेयर में कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है और गरीबों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जैसे शिवाजी द बॉस का डायलॉग है, तो वही बात है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, तो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहा है, और वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बात क्लियर है? तो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल का है, वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हुआ, हमें टाइमली अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहिए। वो पुराने एक्टिविटीज या पुराने जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे या फिर इक्विपमेंट्स थे, उनके भरोसे में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। क्योंकि वर्ल्ड अब एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो चुका है। अब एक कंट्री तक एक वर्ल्ड नहीं रहा है, वर्ल्ड पूरे के पूरे एंटायरली ग्लोब में फैल चुका है। मतलब अब जो कंट्री है, जो अपना इंडिया, वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है, अब वो पूरे दुनिया में फैल चुकी है। अब अगर मान लो यूएस वाले एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हम वाले वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं है, तो हम एक तरह से बहुत पीछे रह जाएंगे और वो बहुत आगे चल जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
तो मॉडर्नाइजेशन टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमेशा पैसा खर्च करती है। आपने देखा होगा टाइमली हमारे मिसाइल्स, नए नए टाइप के टेक्नोलॉजिकल मिसाइल्स बनते हैं, आपके रॉकेट्स बनते हैं, आपके सैटेलाइट्स बनते हैं। तो ये नई, आपने देखा होगा टाइमली अपडेट होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही टाइप के सैटेलाइट्स बन रहे हैं, टाइमली अपडेट होते हैं। ठीक है, तो अपडेशन क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जितना जल्दी अपन एडॉप्ट कर पाएंगे उतना हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। और ये एक तरह से रनिंग प्रोसेस है। मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, इसमें कभी नहीं रुकावट होती, कभी नहीं रुकती है। ठीक है, एवरी टाइम ये बस ये रन चलती ही रहती है, इसमें कभी रुकावट नहीं होती। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसके लिए? लॉन्ग टर्म गोल के लिए। और पांचवा है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब बच्चों क्या? कि कंट्री के पास खुद के पास इतना हो कि अगर कोई आपदा आ जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको किसी कंट्री के सामने झोला फैला के बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, अब अगर हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता तो हमें फूड ग्रेन्स के लिए, बहुत सारे क्या कहते हैं कमोडिटीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी कंट्री से मांगने पड़ेगा। अब वो फिर अपने हिसाब से क्या पता पैसे ज्यादा लगाए या फिर फलाना डिमकाना अपने साथ शर्त रखे। तो उससे बढ़िया हमारी कंट्री के पास हमेशा से घर में हमेशा से इतना अनाज होना चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो अपने पास ऐसे खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। सेम सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो, सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए या क्राइसिस नहीं भी आए, बट हम इतने सेल्फ सस्टेन्ड होने चाहिए कि हमें किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। उल्टा हम ऐसे होने चाहिए कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए कि हम दूसरों को डोनेट करें। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ये बहुत बड़ा गोल है, ध्यान रखना। क्योंकि 1991 की जब मैं आपको एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, तो आप देखोगे इंडिया की हालत ऐसी थी कि इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के पास इतना भी पैसा बचा नहीं था कि वो 15 दिन अपने कंट्री का खर्चा चला सके। बिलीव नहीं करोगे, कंट्री के पास इतना पैसा भी नहीं था कि 15 दिन चला सके। तब उन्होंने आईएमएफ की मदद ली। जब आप एलपीजी पढ़ोगे 1991 में, तो कंट्री की हालत इतनी खराब हो चुकी थी उस टाइम, वो अलग बात है। बट अभी समझने की कोशिश करो, हमारे पास अभी फिलहाल तो सेल्फ सस्टेन्ड है, बट हमेशा सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए कंट्री में। ये एक बहुत बड़ा गोल होता है हमारे लिए, ये लॉन्ग टर्म गोल्स में काउंट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं? जो हर 5-5 साल में चेंज होते हैं, जो कि 5 ईयर प्लान है। अगर आपको अभी लग रहा है कि एग्रीकल्चर खराब चल रहा है तो इन 5 साल एग्रीकल्चर पर फोकस करो। अगले साल आपको लग रहा है कि पॉवर्टी में समस्या है तो गरीबी कम करने की कोशिश करो। अगले साल आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा ग्रो करने की जरूरत है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करो। तो ऐसे 5-5 साल में आप अपने गोल्स को चेंज करते रहो और अपने गोल्स में जिस गोल को आपको बढ़ाना है उस गोल को पहले प्रायोरिटी दो। वो गोल्स होते हैं आपके बच्चों कौन से? शॉर्ट टर्म गोल्स। समझ में आया बच्चों? चलो अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम आपके सामने देख रहे हैं, अब आप लोग कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स थे हमारी कंट्री के, जो हम 5 ईयर प्लान्स में इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। FYP का मतलब बच्चों 5 ईयर प्लान्स। देखो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया था उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, बताया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही खराब था। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया वो किस बेस था? एग्रीकल्चर बेस था। और पहले 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर की बात करी। बात समझ आ रही है? एग्रीकल्चर ग्रोथ करने पे जो मेन हमारा जो बजट जाता था वो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए जाता था। एग्रीकल्चर में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी हो, इसके बारे में हमने हमारा मेन प्राइम फोकस था। तो जैसे 5 साल कंप्लीट हुए तो जब हम एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगी, वो धीरे धीरे करके उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो 5 साल बाद हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद एग्रीकल्चर अच्छा हो गया हमारे कंट्री में। हमारा कंट्री का जो एग्रीकल्चर बेस है कंपैरेटिवली अच्छा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में फिर हमने क्या सोचा कि अगले 5 साल हम अब किस पे फोकस करेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करेंगे। और ये कहना किसका था? जिन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया था, याद करो, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस तो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस ने मिलकर क्या हुआ? सेकंड 5 ईयर प्लान्स की स्थापना की। और इनका जो मेन फोकस था वो क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम देना। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि बहुत कमजोर था हमारे इंडिया में, जो आज भी बहुत कमजोर है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। और इन 5 सालों में हमने इंडस्ट्रियली बहुत अच्छा ग्रो किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने और पीसी महालनोबिस के जो भी उनके जो ब्रेन में जो भी बातें आई
उनकी वजह से क्या हुआ, हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। बात क्लियर है बच्चों? अब इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ग्रो हो गया, अब हमने फोकस कहां से हटाया, एग्रीकल्चर से हटाया, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में वापस से क्या गड़बड़ हो गई, हमारे पास खाने की कमी हो गई, क्योंकि हमारा मेन फोकस सेकंड 5 ईयर प्लान में वापस इंडस्ट्री हो गया। यही समझ लो कि पहले एग्रीकल्चर था, इधर से ध्यान भटकाया तो ये खराब हो गया, इधर ध्यान लगाया तो ये खराब हो गया। तो हर जगह से हम क्या है, प्रॉब्लम में जी रहे थे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान से पहले हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी हो गई थी। तो हमने क्या किया, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा मेन मकसद क्या था कि हमारे कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी हो, मतलब कभी खाने के लिए हमें किसी और के सामने हाथ नहीं बढ़ाना पड़े। इस टाइम पे हमें, इससे पहले हमें यूएस के सामने हमने खाने के लिए हाथ बढ़ाया। यूएसए ने जो अपने जो सुअरों को जो वो देते थे, क्या कहते हैं, कॉर्न देते थे, कॉर्न जानते हो ना, मेज, भुट्टे के दाने, वो हमारे इंडिया में सप्लाई किए गए और हमने बहुत अच्छे से खाए, क्योंकि हमारे पास खाना था ही नहीं। तो सोचो, उन्होंने अपने सुअर का जो चारा है वो हमें दिया। मतलब समझ पा रहे हो आप कि वहां जो पिग्स जो खाते थे वो हमें खाना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास खाने के पैसे ही नहीं थे। बात क्लियर? खाने पैसे इन द सेंस कंट्री में कुछ फूड ग्रेन्स अवेलेबल ही नहीं थे। बात क्लियर है? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने क्या सोचा कि फूड ग्रेन्स इतना प्रोड्यूस करेंगे कि कभी कमी ही ना हो। और यहां पे एंट्री हुई किसकी, MS स्वामीनाथन की। MS धोनी नहीं बच्चों, MS स्वामीनाथन की। और MS स्वामीनाथन जी ने क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में उस टाइम उन्होंने लाए। और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इतना बड़ा जब HYV सीड्स का, HIV नहीं बच्चों, HYV, तो HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज किया और हमारे कंट्री में उसके बाद से कभी फूड ग्रेन्स की कमी पड़ी ही नहीं। तो थर्ड 5 ईयर प्लान ने एक तरह से हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, किससे, फूड ग्रेन्स के लिए। सिमिलरली फोर्थ 5 ईयर प्लान में उन्होंने सोचा जो प्राइस बढ़ रही है उसको स्टेबलाइज करें। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या क्या, गरीबी मिटाएं। और ऐसे ऐसे करते करते हर एक 5 ईयर प्लान में हमने कुछ ना कुछ अलग अलग गोल बनाए। आपको देखो टॉप के 3 तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, और लास्ट के 2 याद रख लो, अच्छी बात है, ठीक है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछते, बट बड़ा आंसर लिखना होता है तो वहां आप ये क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 7th 5 ईयर प्लान बताओ क्या था, या 9th 5 ईयर प्लान बताओ क्या था, बट फर्स्ट 3 में से पूछ सकता है कि फर्स्ट सेकंड क्या थे, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाला क्योंकि जो रिसेंट है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो 11th 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, जॉब क्रिएशन, पॉवर्टी रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सीधी सी बात है, आपको नाम समझ में आ रहा होगा इनका मेन एम क्या है, मेन मकसद क्या है, जॉब क्रिएट करना। क्यों, हमारे कंट्री में अराउंड 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, तो इनके लिए कम से कम जॉब्स होनी चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन मतलब गरीबी कम करनी है, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जितना पोल्यूशन फैल रहा है उसको कम करने के लिए 11th 5 ईयर प्लान बना। और बच्चों जो 12th 5 ईयर प्लान ना, उसमें जो मेन मोटिव था वो था सस्टेनेबल ग्रोथ। वो क्या था बच्चों, सस्टेनेबल ग्रोथ। अब बच्चों बोर्ड पे देखो सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है आपको डेवलपमेंट करना है। ये आपके पास ये वर्ड बहुत बार आएगा, ध्यान रखना आपकी बुक में। डेवलपमेंट कंट्री में होना चाहिए विदाउट हार्मिंग या विदाउट सैक्रिफाइसिंग, सॉरी विदाउट सैक्रिफाइसिंग। मैं आपको पहले समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। आपको डेवलपमेंट जरूर करना है, बट आप फ्यूचर जनरेशन के, मतलब फ्यूचर जनरेशन की जो भी जरूरतों को सैक्रिफाइस करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, आपको डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को सैक्रिफाइस या उनके गोल्स को हार्म ना करें। क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें कोल एक्सट्रैक्ट करना है, हमें कोल चाहिए। कोल पता है आपको क्यों चाहिए होता है, एनर्जी के लिए कोल का एक्सट्रैक्शन है। बट आपको कोल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोल आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो हर तरफ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो कोल एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बट आप इस रिसोर्सेस को आपको एक ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। ध्यान रखना, ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन मतलब क्या होगा, आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपकी जब मर्जी करे तब यूज करो, आपको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। इसका रीजन क्या, क्योंकि अगर आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, अभी आपने इसका एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, किसका, कोल का, तो जो अब आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन होगी, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, वो कोल को देखना भी उनके लिए नसीब नहीं होगा।
मतलब वो कोल को देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक लॉन्ग रन प्रोसेस है। अगर आज आपने कोल निकाल दिया तो उसको बनने में सिर्फ 1 करोड़ साल लगेंगे, और 1 करोड़ साल तो आपको पता है कितनी जल्दी निकल जाते हैं। तो समझने की कोशिश करो बच्चों कि ऑप्टिमली आपका जो डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए वो ऑप्टिमल गोल्स होने चाहिए, और फ्यूचर को हार्म नहीं करने चाहिए। अगर उसने फ्यूचर को हार्म किया तो वो सस्टेनेबल गोल नहीं है। तो सस्टेनेबल गोल कौन सा गोल हुआ? डेवलपमेंट क्या हुआ? ऐसा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ बच्चों? वापस रिपीट कर देता हूं, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप फ्यूचर को हार्म ना करो या फ्यूचर जनरेशन के गोल्स के साथ सेक्रीफाइस ना करो, मतलब उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ये सिंपल सा मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई हमारी 12th 5 ईयर प्लान में। यहां तक बात क्लियर है? तो आज मैंने आपको लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल बनाए। आप, आई होप आपको दोनों गोल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप कि एलपीजी पॉलिसीज क्या थी, या फिर 1991 से पहले कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके बाद, या फिर उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, जय हिंद।